A very good morning to all of you. Welcome to the Yasser classes. मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टर्न पे डिस्कस कर लिया था कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। मैंने एक एक चीज़ न्यूट्रिशन के बारे में बताई थी और आपसे कहा था कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में मैंने आपको बताया था कि जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो दूसरों की मदद से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। उसके बाद अब जो मुझे डिस्कस करना है वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब मुझको क्या डिस्कस करना है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मेरी मेन हेडिंग है। और जब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की बात हो रही है मतलब क्या कि जो अपना खाना खुद तैयार करें, मतलब क्या कि जो सेल्फ नरिशमेंट दें, अपने आप को सेल्फ नरिश करें, उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर हम ये चीज तो समझ गए हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कि जो अपना खाना खुद तैयार करे, करेगा कैसे? करेगा किसकी मदद से? ये करेगा एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जिसका नाम क्या है सर? फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस किसके लिए कहा जाता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो मैं बताता हूं और अभी इसके बारे में एलैबोरेट करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बाहर लिखकर आपको बताता हूं कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं। द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर own food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight एंड क्लोरोफिल। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो बेस्ड है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं। किसके जरिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए। यहां इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट मैं करूंगा। किसके जरिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए। ओके, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये चार चीजें फंडामेंटल हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर आपके पास कोई भी इंसान आता है और आकर आपसे एक बात कहता है कि सर एक चीज हमको समझाइए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो तुम क्या कहोगे? कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां तक बात समझना है कि इसको फोटोसिंथेसिस कह दिया गया। उसके बाद क्या है? देखो करता कैसे है। इसके लिए जो सबसे पहले चीज होती है वो होती है CO2। CO2 हमारे पास होती है। CO2 रिएक्ट करता है किसके साथ? मिलता है पानी के साथ। किसकी प्रेजेंस में मिलता है? उसकी किसकी प्रेजेंस में मिलता है? मिलता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और साथ साथ में क्या होता है? सनलाइट मौजूद होती है सर। सनलाइट मौजूद होती है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और क्या बनाता है? पानी बनाता है। वाटर को फॉर्म्ड करता है। और किसको फॉर्म्ड करता है? O2 को फॉर्म्ड करता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? किस तरीके से बनता है? अगर इसका फॉर्मूला लिखूं मैं ग्लूकोज का तो क्या होगा? C6H12O6। वाटर क्या होगा? H2O और O2। ओके, तो यहां पे ये दोनों बैलेंस करने के लिए मैं 6 लिखूंगा और यहां पे 6H2O
के मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट एक्सहेल करते हैं। कहा जाता है ना कि हम क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यहां पर प्लांट उसका अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट करते हैं कि भाई जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दिया, अब यहां देखिए मेरे साथ कि उसने इस्तेमाल क्या किया अपना खाना बनाने के लिए, CO2 इस्तेमाल किया ना। क्या इस्तेमाल किया सर, CO2 इस्तेमाल किया। तो यहां तक बात को थोड़ा सा समझना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, CO2 और पानी की मदद से। यही वजह है कि जब किसी प्लांट को पानी नहीं मिलता तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जब कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो पानी की कमी जब नीचे होती है, वाटर लेवल नीचे घट जाता है, प्लांट के पास पानी नहीं होता तो उसका फूड फॉर्मेशन किसी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या होता है। देखो मेजर स्टेप्स, किन स्टेप्स में ये फोटोसिंथेसिस होता है। मेजर स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अच्छा एक चीज और बताता हूं, देखो ये जो वर्ड बना है ना फोटोसिंथेसिस, वो दो चीजों से बना है। सबसे पहला कौन सा है, फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहला है फोटो और दूसरा वर्ड है सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा वर्ड है, फोटो, और दूसरा क्या है, सिंथेसिस। तो फोटो का जो मतलब है वो जहां कहीं पर भी साइंस के अंदर अगर कहीं पर भी आप वर्ड फोटो समझ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे जो डिस्कशन हो रहा है वो किसके बारे में हो रहा है, लाइट के बारे में हो रहा है। ठीक है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट या फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात, यानी लाइट के जरिए किसी भी चीज को फॉर्मेशन किया जाता है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब सबसे पहला सवाल ये हुआ कि सर आपने कुछ कहा, आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, दोनों चीजें आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में। और क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी, वाटर बनाएंगी और O2 बनाएगा। यहां तक आपने कह दिया, लेकिन सर परफॉर्म कैसे होता है। सवाल ये खड़ा हुआ कि मेजर सवाल यहां पे जो उठता है वो ये कि सर ये मैकेनिज्म, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो परफॉर्म हो रहा है पूरा फंक्शन, ये हो कैसे रहा है। देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले एक चीज समझाता हूं कि यहां पे दो मेन चीजें हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगी तो किसी भी कीमत पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए सर, बिल्कुल। अब सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय, एब्जॉर्प्शन करता है मतलब जो पत्तियां होती हैं ना, उन पत्तियों पे सनलाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और कौन करता है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल इसको क्या करता है, एक सेकेंड, क्लोरोफिल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे पहला स्टेप, क्लोरोफिल क्या करता है सर, इसको एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आया कि जो सनलाइट आएगी, यानी ये जो लाइट आएगी, ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा मेजर प्रोसेस बताता हूं, दूसरा स्टेप क्या होता है इसके अंदर कि क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को ट्रैप कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि जो पानी का मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पानी का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ये स्प्लिट हो जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आपके O2 के अंदर और H2 के अंदर। किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूं। सनलाइट एनर्जी को आप सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2। H2 और O2 में इस वाटर को ये लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सर यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है,
मेरी बातों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सर एब्जॉर्ब करी गई एनर्जी चेंज हो जाएगी, इट कैन बी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। इस सनलाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी भी कहा जाता है और इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ द वाटर बोलेंगे। ये दूसरा स्टेप है कि भाई ये एनर्जी को स्टोर किया, ट्रैप किया और उसके बाद इस वाटर को तोड़ दिया, किसके अंदर? आपका O2 के अंदर और H2 के अंदर। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? अब देखिए फर्दर अगर मैं आपको बताऊं थर्ड पार्ट, तो थर्ड क्या होगा सर? थर्ड होगा कि रिडक्शन ऑफ CO2, सॉरी रिडक्शन ऑफ आपका ये होगा CO2, मतलब हाइड्रोलाइज तो पानी हो गया, यानी ऑक्सीजन के अंदर टूट गया। अब ये जो रिडक्शन ऑफ द CO2 होगा, ये जो टूटेगा वो क्या बनाएगा? टू फॉर्म ग्लूकोज। ये क्या बना लेगा सर? ग्लूकोज बनाएगा। और जो एनर्जी स्टोर रहती है, जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी बनती है, वही मेजर एनर्जी होती है। किसकी? प्लांट की। मेजर एनर्जी प्लांट्स की कही जाती है। यहां तक बात अगर आप लोगों की समझ में आ रही है तो मेरी बात को समझिए सर। यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? तो मैंने ये पूरी बात बता दी कि 3 स्टेप्स में होता है। भाई पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम किसके लिए कहेंगे? कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा स्टेप हम किसके लिए कहेंगे? कि एब्जॉर्ब एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और पानी को तोड़ देता है। जब पानी तो टूट गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड H2 और O2 बन गया। अब ये जो CO2 बना, इसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा सर। और देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो अगर मैं यहां से उसके बाद यहां लिख रहा हूं, ये सेकेंड कंटेमिनेटेड पार्ट है यहां का, ठीक है। देखिए तो अगर मैं यहां पे बताऊं तो ग्लूकोज, अगर मैं यहां बताऊं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बना लेता है सर? यहां पे सक्रोज बना लेता है। क्या बना लेता है? सक्रोज बना लेता है। और इसी तरीके की पूरी यूनिट मिलती जाती है और जब सक्रोज के साथ मिलता है तो रेदर देन फॉर्मेशन हो जाता है किसका? फ्रक्टोज का। क्या बनता है? फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, फ्रक्टोज का नहीं होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च ही रहता है। फूड स्टोर in plant as in the form of starch। किस फॉर्म में स्टोर रहता है? स्टार्च की फॉर्म में सर स्टोर रहता है। यहां तक बातें बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये चीजें हैं क्या, किस तरीके से परफॉर्म करती हैं और क्या परफॉर्म करती हैं। बात बिल्कुल क्लेरिफाई होगी। अब देखिए अगर मैं फर्दर आपको एक चीज समझाऊं, बेसिक रिक्वायरमेंट एक चीज मैं यहां पे कवर कर दूंगा। इवन बोर्ड एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कुछ भी इससे अलग नहीं जाने वाला है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहला है वाटर। आपको सबसे पहले क्या चाहिए सर? वाटर चाहिए। दूसरा क्या है आपका? HC कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? सनलाइट। चौथा क्या है? क्लोरोफिल। यहां तक बात को समझिए। अब देखिए ये क्या होगा? वाटर क्या होगा? H2O हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगी। सनलाइट आपकी तो सनलाइट है ही है सर, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो एसेंशियल रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज अगर आपने मिस कर दी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकता अपने लिए, और जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स अपने लिए नहीं बनाएगा तो प्लांट्स जिंदा भी नहीं रहेगा। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है? अब कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है बहुत, 1 नंबर में, आधे नंबर में, CBSE में और AMU एंट्रेंस में, कि भाई एक बात ये बताइए कि ये दोनों रॉ मटेरियल क्या चीज होती है? कि रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल, अगर मुझे एक बिल्डिंग तैयार करनी है तो इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझको क्या चाहिए सर? एक कच्चा माल की जरूरत है, मुझको सीमेंट चाहिए, मुझको ब्रिक्स चाहिए और लेबर चाहिए। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस को तैयार करने के लिए कच्चा माल सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेवरल्स ऑफ द
टाइम सीबीएसई एग्जामिनेशंस और एएमयू एग्जामिनेशंस के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ये पूछा गया है सर। इस चीज को आप थोड़ा सा जरा अपने दिमाग में रखिए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज बताता हूं, ये जो क्लोरोफिल होती है ये कहां प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल सबसे ज्यादा क्लोरोफिल किसका पार्ट है मैं आपको बताता हूं। क्लोरोफिल पार्ट है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का। किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। और किसके अंदर निकलता है? प्लास्टिड्स के अंदर। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम एक बात यहां पे लिख सकते हैं। वो बात क्या होगी? वो बात क्या होगी? मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि इट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में ये पाई जाती है, ठीक है। सनलाइट, भाई जाहिर सी बात है कि सूरज से आने वाली रोशनी को हम सनलाइट ही तो बोलते हैं, सोलर एनर्जी के लिए वो हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है कि जो हम पानी जड़ों में डालते हैं, उसके रूट्स में डालते हैं, मट्टी में डालते हैं, तो वो पानी क्या ले लेते हैं? जाइलम वेसल्स, थ्रू जाइलम और फ्लोएम के जरिए वो पानी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऊपर पत्तियों तक चले जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक चीज और बताता हूं, ये क्लोरोफिल सबसे ज्यादा जो किस हिस्से में पाई जाती है? लीव्स के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लीव्स के अंदर पाई जाती है। और लीव्स में भी एक मेजर सेल्स होते हैं, जिन सेल्स का नाम क्या होता है? मीसोफिल सेल्स। क्या नाम होता है सर? मीसोफिल सेल्स के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कोई फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या करती हैं? कौन करती हैं? लीव्स करती हैं। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हुई। तो मैंने आपको बता दिया पानी कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, सनलाइट कहां से आती है, क्लोरोफिल कहां से आती है। अब आपने कहा सर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी बाहर से ही आती है, लेकिन किसके जरिए आती है? देखो एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं मैं, इधर से थोड़ा सा इसको खत्म करूंगा। यहां तक आप लोग उतार लीजिए, इसको प्रॉपर नोट्स लीजिएगा सर, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। हमारे पास ये जो स्टोमेटा है, सॉरी ये जो क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके जरिए से जाती है सर? ठीक है, ये पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाए जाते हैं, थ्रू स्टोमेटा। किसके जरिए से जाती है? स्टोमेटा के जरिए से। मतलब अंदर बाहर किसके जरिए से? ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो स्टोमेटा के जरिए से, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो किसके जरिए से? स्टोमेटा के जरिए से। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर स्टोमेटा क्या है? मैं अब आपको बताता हूं स्टोमेटा क्या है। देखो स्टोमेटा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा क्या चीज होती है? इट इज द माइन्यूट पोर्स, इट इज द माइन्यूट यानी बहुत ज्यादा छोटे पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं सर। बिल्कुल ही क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं? स्टोमेटा आर जनरली यूज्ड, स्टोमेटा आर generally used for, किसके लिए जनरली यूज करा जाता है? अरे भाई जाहिर सी बात है कि गैस एक्सचेंज हो रही है तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। किसके लिए एक्सचेंज किया जाता है? कि वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब गैसेस भी कौन कौन सी हैं? अब मैं बता दूं गैसेस भी CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए ये इस्तेमाल होता है। बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। अब देखिए स्टोमेटा आर जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 1 नंबर में, ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट। और क्लोज्ड कब रहता है सर? रात में ये क्लोज्ड रहता है। बिल्कुल क्लियरिफाई हुई। अब देखो ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये किस शेप में होता है?
ये जो स्टोमेटा होता है ये दो किडनी शेप्ड, ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल्स कहलाते हैं। और ये स्टोमा है, स्टोमा, इसको बोलते हैं स्टोमा या स्टोमेटल पोर। यहीं से गैस एक्सचेंज होती है, स्टोमेटल पोर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यही खुलते और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं। जब ये रात के टाइम में ये बंद हो जाता है और सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में ये क्या होता है सर? खुल जाता है। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही? एक बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट इसके बारे में लिखता हूं, देखना। स्टोमेटा। अच्छा, ये खुलता और बंद किस प्रोसेसेस पे होता है ये बताइए, बोलिए। देखिए, स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज्ड on the basis of Turger ऑपरेटरी वेल्व्स। टर्जर ऑपरेटरी वेल्व्स। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि सर हमें तो यही नहीं पता कि टर्जर ऑपरेटरी वेल्व्स क्या होती हैं। तो बेटा टर्जर ऑपरेटरी वेल्व्स ये होती हैं कि जब पानी इनके अंदर जाता है तो ये क्या करते हैं, एकदम फैल जाते हैं, एकदम बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुल जाता है। और जब पानी इनके अंदर से निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है जो आपको समझना है और जो आपको देखना है कि सर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखो एक चीज और बताता हूं। यहां पे हमारे पास क्या है, मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में पूरी फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया हूं। गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से तुम लोग नहीं कर पाओ तो ठीक है, सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, एक दो छोटी सी बातें और हैं जो मैं यहां आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म पर काम करती है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है? फोटोसिंथेसिस दो मैकेनिज्म पर काम करती है। सबसे पहला मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा? सबसे पहला मैकेनिज्म होगा सर आपका लाइट रिएक्शन। सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होगा? लाइट रिएक्शन। और दूसरा डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन को हम ब्लैक्समैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ब्लैक्समैन रिएक्शन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसके बारे में कहा जाता है लाइट रिएक्शन के बारे में कि इट इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। इट इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ किस में होगा? लाइट में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, इसको इस तरीके से थोड़ा सा ले लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये दो तरह से होता है। ये जो लाइट रिएक्शन है ये दो तरह की होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन दो तरह की होती है, दो पार्ट्स में होती है। सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, किसमें? वाटर की फोटोलाइसिस में। और दूसरा कौन सा होता है भाई? प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ एसाइमिलेटरी प्रोडक्ट। क्या बनाती है? एसाइमिलेटरी प्रोडक्ट बनाती है। मतलब जो पानी का मॉलिक्यूल टूटता है वो बिना लाइट के कभी नहीं टूट सकता। अगर सनलाइट नहीं आई तो सनलाइट नहीं आएगी तो केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगी, और जब तक केमिकल एनर्जी नहीं होगी तो द ब्रेकेज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज कैन नॉट बी पॉसिबल हियर। ये सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए जो लाइट रिएक्शन होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, अगर ये रिएक्शन है तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर ये रिएक्शन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कभी नहीं हो सकता। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। इस कंडीशन में दो चीजें बनाती है फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। सबसे पहले क्या करती है? अगर जाहिर सी बात है कि लाइट आएगी तो किस में चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। और जब केमिकल एनर्जी में चेंज होगी तो क्या होगा? वाटर का फोटोलाइसिस होगा। और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द एसाइमिलेटरी प्रोडक्ट। मतलब क्या बना देती है? ये उसके लिए एनर्जी क्रिएट कर देती है पेड़ पौधों के सारे काम के लिए। और किस फॉर्म में करती है? एटीपी की फॉर्म में करती है। किस फॉर्म में करती है? एटीपी की फॉर्म में करती है। और एटीपी किसको कहते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। किसको कहते हैं? एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। और रही बात डार्क रिएक्शन की, तो ये एक, इसमें सिर्फ इतना समझना है कि एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जिसमें एंजाइम के जरिए क्या कराया जाता है, फॉर्मेशन कराया जाता है, फोटोसिंथेसिस कराई जाती है, खाने को बनवाया जाता है। ये पूरा का पूरा रेफरेंस है जो आप लोगों को एक्चुअली पूरा का पूरा समझना है कि आखिरकार मैं क्या बता रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना। एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो अकर होता है, ये जो होता है अकर इन स्ट्रोमा थाइलोकॉइड, अकर इन, एक सेकेंड, अकर इन थाइलोकॉइड, ठीक हूँ मैं, ठीक है, अकर इन थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलोकॉइड में। और ये कहाँ होता है, आपका स्ट्रोमा के अंदर होता है, अकर इन स्ट्रोमा, अकर इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस है जो एक्चुअली मैंने आपको बताई है कि आखिरकार हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। अब इस चीज़ पर देखो, मैंने जो चैप्टर शुरू किया था, लाइफ प्रोसेस शुरू किया था, और लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंगली मैंने तुमको पढ़ाया। मैंने तुमको क्या बताया, बेसिक न्यूट्रिशन बताया, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बताया। आज मैंने तुमको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बता दिया। इस चीज़ में तीन चीज़ें ही हमको पढ़नी होती हैं इस पूरे टॉपिक में, न्यूट्रिशन में। एक तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन पढ़ना होता है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, और दूसरा ह्यूमन डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये पढ़ना होता है। अब जो अगला लेक्चर होगा वो ह्यूमन डाइजेशन के ऊपर होगा। ये बात थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि अगला पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, ह्यूमन डाइजेशन के ऊपर होगा। उस ह्यूमन डाइजेशन के लेक्चर के बाद एक पार्ट आपके चैप्टर का पूरा खत्म हो जाएगा। क्लास 10th की बायोलॉजी का सबसे बड़ा अगर कोई चैप्टर माना जाता है तो वो यही चैप्टर है। Thank you very much.